नमस्कार दोस्तों। मिस्टिकपीडिया में आपका फिर से स्वागत है। वह चैनल जहां हम अपनी दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक बैंक डकैती की हैरान कर देने वाली कहानी में उतरेंगे। जैसा कोई और नहीं, फ्रांस का सबसे सुरक्षित बैंक अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जाना जाता है, अचानक एक साहसी डकैती का शिकार हो जाता है। लेकिन यहां का मुद्दा यह है कि यह कोई चोरी नहीं है। तिजोरी, जिसे अभेद्य कहा जाता है, टूट गई है। और चोर वे न केवल इसकी संपत्ति लूटते हैं, बल्कि इसके अंदर लंबे समय तक रहते हैं। आश्चर्यजनक रूप से 27 घंटे अज्ञात रहे। 19 जुलाई 1976 को सोमवार होने के कारण बैंक सामान्य से 5 मिनट पहले खुल गया था। सभी लोग जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ गए और हमेशा की तरह अपना काम शुरू कर दिया। यह दिन अन्य दिनों की तरह ही था। बैंक के नियमित कार्य शुरू हो गए और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है। यह देख बैंक मैनेजर अपनी चाबी के साथ बैंक वॉल्ट की ओर आगे बढ़ा। तिजोरी के बाहरी दरवाजे का ताला खोलने के बाद उसने भीतर का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह पहली बार नहीं था जब तिजोरी के भीतरी दरवाजा खुलने में परेशानी हुई हो, क्योंकि यह तिजोरी का दरवाजा 75 साल पुराना था और इसका वजन लगभग 20 टन था, जिसके कारण कभी कभी इसे खोलते समय अटक जाता था। इस बीच बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। सभी तिजोरी खुलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपना कीमती सामान जमा या निकाल सकें। काफी कोशिशों के बावजूद जब तिजोरी नहीं हटी, तो बैंक मैनेजर ने तिजोरी बनाने वाली कंपनी को बुलाया, जिसकी जिम्मेदारी तिजोरी की देख रेख की भी थी। कुछ ही देर बाद निर्माण कंपनी का एक मैकेनिक आया और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि तिजोरी की चाबी वास्तव में ताला खोल रही थी, लेकिन तिजोरी का दरवाजा अंदर से हिल नहीं रहा था। ग्राहकों को बाहर इंतजार करते हुए 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और वह सभी घबराहट में शोर मचाने लगते हैं कि उन्हें बैंक के अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। निर्माण कंपनी का मैकेनिक जो आ गया था, अभी भी तिजोरी का दरवाजा सफलतापूर्वक नहीं खोल पाया था। हर कोई एक ही दुविधा में परेशान था कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। दरवाजे के अंदर से न खुलने के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है, और वह यह कि कोई चीज उसे अंदर से रोक रही थी। इसे खोलना असंभव लग रहा था, क्योंकि यह तिजोरी के अंदर बाहर आने जाने के लिए बस यही एक दरवाजा था। कुछ विचार विमर्श के बाद बैंक अधिकारियों ने यह समझने की उम्मीद में कि दरवाजा क्यों नहीं हिलता, तिजोरी की साइड की दीवार में एक छोटा सा छेद करने का निर्णय लिया। दोपहर करीब 3 बजे दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया था, और जैसे ही मैनेजर ने उस छेद से तिजोरी के अंदर झांका, तो उसके पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। एक पल के लिए बैंक प्रबंधक ने जो कुछ भी देख रहा था उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाया, क्योंकि तिजोरी के भीतर कई जमा बक्से लूट लिए गए थे और ऐसा लगा कि उसके सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह वास्तव में सच था। बैंक मैनेजर ने तुरंत पुलिस को अंदर का सारा कीमती सामान गायब होने की सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ज्यादातर हर बड़े ऑफिसर को साथ लाया गया, क्योंकि वे जानते थे कि वे फ्रांस की सबसे बड़ी डकैती की जांच से निपट रहे थे। पुलिस ने दीवार में छेद तोड़ दिया और तिजोरी में प्रवेश किया, जहां उन्हें पता चला कि चोरों ने लगभग 400 जमा बक्से लूट लिए थे, जिनमें सोना, गहने और नकदी गायब थी। इसके अलावा चोरों ने दीवार पर एक संदेश भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, बिना हिंसा, बिना हथियार और विदाउट हेट। पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यह था कि चोर तिजोरी में घुसने और भागने में कैसे कामयाब हो गए। उनका ध्यान जमीन में बने छेद की ओर गया, जिससे उन्हें शहर की सीवर लाइन से जुड़ने वाला एक रास्ता मिल गया। चोर खुदाई के लिए उपकरण लाए थे और डकैती के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया, जिससे उनके भागने का रास्ता साफ हो गया। इसलिए पुलिस को तुरंत एहसास हुआ कि चोर उसी रास्ते से घुसे और भाग गए। इन चोरों ने काटने के लिए अपनी गैस टॉर्च में ईंधन भरने के लिए 27 गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल किया था और वेंटिलेशन मशीनों की भी व्यवस्था की थी। चुराए गए सामान की कीमत लगभग 20 मिलियन डॉलर थी, जिससे यह न केवल फ्रांस में बल्कि विश्व स्तर पर अपने समय की सबसे बड़ी डकैती बन गई।
फ्रांस के हर प्रमुख अखबार ने इस घटना के बारे में सुर्खियां छापीं। इसके अतिरिक्त यह घोषणा की गई कि चोरों के बारे में जानकारी देने वाले को $2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। अपराध की भयावहता को देखते हुए फ्रांस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को जांच का काम सौंपा गया। इन ऑफिसर्स ने व्यापक पूछताछ की, जिसमें बैंक कर्मचारियों, सुरक्षा जमा बक्से वाले ग्राहकों और बैंक के आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति सहित सैकड़ों व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पुलिस को सीवर रैट्स नामक एक गिरोह के बारे में जानकारी मिली। यह गिरोह अपनी चोरियों को अंजाम देने के लिए सीवर सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। यह देखते हुए कि डकैती में सीवर लाइनें भी शामिल थीं, पुलिस को सीवर रैट्स गिरोह के शामिल होने का संदेह था। हफ्तों की जांच के बाद सीवर रैट्स गिरोह के कुछ सदस्यों की पहचान की गई है। हालांकि पुलिस को यह एहसास होने लगा कि इतनी बड़ी और शातिर डकैती को अंजाम देना अकेले इस गिरोह की क्षमताओं से परे था। उन्हें शक है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे कोई और मास्टरमाइंड होगा। फिर पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए गिरोह पर 24 घंटे कड़ी नजर रखने का फैसला किया। फिर कुछ ऐसा घटित होता है जिससे पूरा मामला सुलझ जाता है। 1 अक्टूबर 1976 को सीवर गैंग के 2 चोर 2 सोने की ईंटें बेचने के लिए एक स्थानीय बैंक में पहुंचे। डकैती की खबर पूरे फ्रांस में फैल गई थी, इसलिए जब एक बैंक कर्मचारी ने सोने की बार्स देखीं तो उन्हें उन पर संदेह हुआ। वह बारों पर अंकित सीरियल नंबरों को चोरी की रिपोर्ट किए गए नंबरों से मिलाता है, जिससे मिलान हो जाता है। बैंक कर्मचारी द्वारा पुलिस को घटना की सूचना देने के बाद अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। फ्रांसीसी सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस को पूरा अधिकार दिया था, जिससे संकेत मिलता है कि वे दोषियों को पकड़ने और कबूलनामा लेने के लिए कोई भी कानूनी या अवैध तरीका अपना सकते हैं, भले ही इसके लिए पूछताछ के दौरान कुछ सीमाओं को पार करना पड़े। शुरुआत में दोनों चोरों ने डकैती की जानकारी होने से इनकार किया। हालांकि जब पुलिस ने 3rd डिग्री रणनीति अपनाई और उनके परिवार के सदस्यों को पकड़ना शुरू किया तो वे टूट गए। उनमें से एक ने अंत में पूरी डकैती के पीछे के मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा किया। यह पता चलने पर कि मास्टरमाइंड का नाम अल्बर्ट था, जो एक फोटोग्राफर भी था, पुलिस ने तुरंत उसका पता लगा लिया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान अल्बर्ट ने जोर देकर कहा कि वह केवल एक पेशेवर फोटोग्राफर था और उसे किसी चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। असंतुष्ट होकर पुलिस ने उसके पड़ोसियों से पूछताछ करके आगे की जांच की, जिनसे उन्हें पता चला कि अल्बर्ट एक बहुत ही सरल और सीधा व्यक्ति था। अल्बर्ट शहर की भीड़भाड़ से दूर एक गांव में बहुत ही साधारण जीवन जीता है, जहां उसका अपनी पत्नी के साथ गहरा रिश्ता है। पुलिस को संदेह होने लगा कि क्या अल्बर्ट जैसा कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है, मगर फिर भी वह उसे अपनी कस्टडी में ही रखते और पूछताछ जारी रखी। इस प्रक्रिया के दौरान पुलिस अल्बर्ट को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर करने के लिए 3rd डिग्री टॉर्चर का सहारा लेती है। हालांकि अल्बर्ट का कहना है कि चोरी में उसकी कोई भी भागीदारी नहीं थी। फिर पुलिस अल्बर्ट के घर की तलाशी शुरू करती है, जहां उन्हें बंदूकें और बम मिलते हैं। यह खोज पुलिस के लिए पर्याप्त सबूत के रूप में काम करती है, जो दर्शाती है कि अल्बर्ट झूठ बोल रहा है। अल्बर्ट से सच्चाई उगलवाने के लिए पुलिस ने अवैध तरीकों का सहारा लिया और उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि वह सहयोग नहीं करता है तो वे उसकी पत्नी को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे, जिससे कई वर्षों की कैद होगी। पुलिस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि अल्बर्ट अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उनका मानना है कि ऐसी धमकी के बाद वह कबूल जरूर करेगा, और वास्तव में बिल्कुल वैसा ही होता है। ब्लैकमेल के बाद अल्बर्ट ने अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि वह चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने पूरी डकैती को कैसे अंजाम दिया। उसका कबूलनामा सुनकर पुलिस दंग रह गई है। अल्बर्ट बताते हैं कि बैंक लूटने का विचार उनके मन में 2 साल पहले आया, जब बैंक में काम करने वाले उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि बैंक की तिजोरी में अलार्म सिस्टम नहीं है। यह जानने पर अल्बर्ट ने वहां एक सुरक्षित जमा बॉक्स किराए पर लिया।
किराए पर सुरक्षित जमा बक्से वाले ग्राहकों को बिना गार्ड के तिजोरी में प्रवेश की अनुमति दी गई, जिससे उनके कीमती सामान की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसका फायदा उठाते हुए ऑल्बर्ट ने अंदर एक कैमरा लगाया और तिजोरी के हर कोने की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, ताकि वो वर्ल्ड के चप्पे चप्पे को स्टडी कर सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर हजारों सुरक्षित जमा बक्से थे और उन्हें लूटने के लिए उसे पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। ऑल्बर्ट ने तिजोरी तक पहुंचने के तरीके पर विचार करते हुए कई दिन बिताए, जब तक कि उसके दिमाग में एक विचार नहीं आया। आइडिया यह था कि वह अंडरग्राउंड सीवर प्रणाली के माध्यम से बैंक की तिजोरी में घुसपैठ करना था, जो फ्रांस में काफी बड़ा था। अल्बर्ट ने बैंक की इमारत तक पहुंचने के लिए सीवर लाइन खोदने का फैसला किया। हालांकि यह काम बहुत आसान नहीं था और इसके लिए बहुत अधिक मेहनत और समय की आवश्यकता थी। इसलिए ऑल्बर्ट ने सीवर प्रणाली की खोज में कई सप्ताह बिताए, एक ऐसी सीवर लाइन की खोज की जो बैंक तक ले जाए और जहां वे अपना खुदाई का काम शुरू कर सकें। सीवर प्रणाली में बहुत बदबू और गैस की मौजूदगी के कारण वहां थोड़ी देर रुकना भी बेहद मुश्किल था। यह महसूस करते हुए कि मिशन लगभग असंभव था, तब वह एक कॉन्ट्रैक्टर बनकर सिटी हॉल पहुंचता है। वहां उन्होंने शहर की सीवर व्यवस्था का नक्शा प्राप्त किया। मैप की मदद से उन्होंने तुरंत सीवर लाइन का पता लगाया जो सीधे बैंक वॉल्ट तक जाती थी, और खुदाई शुरू करने की सही जगह भी वह ढूंढ लेता है। बैंक वॉल्ट और सीवर लाइन के बीच की दूरी केवल 30 फीट थी, जिससे खुदाई अपेक्षाकृत तेज हो गई। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। सीवर लाइन शहर की सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम वाले रोड के नीचे से गुजरती थी। इसका साफ मतलब यह था कि खुदाई के दौरान नीचे से आने वाली आवाजें जमीन के ऊपर सुनी जा सकती थीं, जिसकी वजह से वो लोग पकड़े जा सकते थे। जबकि ऑल्बर्ट को सीवर लाइन और खुदाई की जगह तो ढूंढ ली थी, मगर ना तो उसके पास लोग थे और ना ही औजार जिनकी मदद से वह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए ऑल्बर्ट फ्रांस के मार्सल शहर की यात्रा करता है, जहां वह सीवर रैट गैंग सहित आपराधिक गिरोहों के कई नेताओं से मिलता है। सीवर रैट गैंग का नेता विशेष रूप से चोरी के विचार की प्रशंसा करता है और लूट के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बदले में डकैती का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अल्बर्ट के पास इस चोरी को अंजाम देने के लिए एक पूरा गिरोह और सभी आवश्यक उपकरण थे। उन्होंने खुदाई की पूरी योजना पहले ही तैयार कर ली थी और किसी भी गलती से बचने के लिए बहुत सतर्क थे। इसलिए उन्होंने खुदाई शुरू करने से पहले कुछ लोगों को सीवर लाइन के बाहर तैनात कर दिया। अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में अंदर के लोगों को सचेत करने के लिए उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे खुदाई के दौरान ज्यादा शोर नहीं चाहते थे। इसलिए ये लोग हथौड़ों और छेनी से खुदाई कर रहे थे, जिससे वे जल्दी थक जा रहे थे। सीवर लाइन के अंदर सीमित जगह होने के कारण यह अत्यधिक गर्म था और बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं था। एक दिन सुरंग खोदते समय उनकी टीम का एक सदस्य गर्मी के कारण बेहोश हो गया। अल्बर्ट ने तुरंत पूरे गिरोह को 2 टीमों में विभाजित कर दिया। यह निर्णय लिया गया कि एक टीम 15 मिनट तक काम करेगी, उसके बाद दूसरी टीम अगले 15 मिनट तक काम करेगी। क्योंकि वहां बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं था, इसलिए ऑल्बर्ट ने वेंटिलेशन ट्यूब की व्यवस्था की और एक डॉक्टर को भी प्रस्ताव देकर अपने साथ ले आए। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि यदि खुदाई के दौरान कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। अल्बर्ट अच्छी तरह से समझता था कि वह अपने गिरोह के सदस्यों का जितना अधिक ख्याल रखेगा, उतनी ही जल्दी वे सुरंग खोदकर तिजोरी तक पहुंचेंगे और चोरी को अंजाम देंगे। खुदाई शुरू हुए 9 सप्ताह बीत चुके थे और यह जुलाई का पहला सप्ताह था जब अल्बर्ट और उसका गिरोह बैंक वॉल्ट की दीवार पर पहुंचे। हालांकि वहां एक महत्वपूर्ण समस्या उनका इंतजार कर रही थी, जिसकी आशंका शुरू से ही थी। ऑल्बर्ट और उसके गिरोह को तिजोरी की दीवार को तोड़ना था, जो 12 इंच मोटी कंक्रीट से बनी थी। इसे तोड़ने के लिए ड्रिलिंग मशीन और जैकहैमर की आवश्यकता थी। अब अल्बर्ट को चिंता थी कि ड्रिलिंग मशीनों और जैकहैमर का शोर ऊपर तक जा सकता है, इसलिए वह यह जांचने के लिए ऊपर गया कि ड्रिलिंग मशीनों और जैकहैमर का शोर ऊपर सुनाई दे रहा है या नहीं। चिंताजनक बात यह थी कि ऑल्बर्ट को नीचे से कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था।
अब अल्बर्ट ने निडर होकर कंक्रीट की दीवार में खुदाई शुरू की। उसी रात उन्होंने दीवार में लगभग 6 इंच खोदा और बचा हुआ 6 इंच अगली रात के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगली रात शनिवार थी और अगले दिन रविवार था, जिससे बैंक बंद था। अगली रात उन्होंने अपना खुदाई कार्य फिर से शुरू किया और लगभग 2 बजे वे दीवार खोदने में सफल रहे और तिजोरी में प्रवेश कर गए। एक बार अंदर जाने के बाद चोरों ने तुरंत तिजोरी के दरवाजे को उसके स्टील फ्रेम से वेल्ड कर दिया, ताकि बाहर से कोई भी तिजोरी का दरवाजा न खोल सके। फिर वे आसानी से सीवर लाइन के रास्ते भाग सके। एक एक करके उन्होंने सुरक्षित जमा बक्सों को तोड़ना शुरू किया और अंदर पैसे, गहने और सोना देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अपनी सफलता से खुश होकर उन्होंने वहीं जश्न मनाना शुरू कर दिया। एक साथ भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने शेष सुरक्षित जमा बक्सों को तोड़ना फिर से शुरू कर दिया। तिजोरी में 27 घंटे बिताने के बाद उन्होंने 400 जमा बक्सों को तोड़ दिया और सोमवार सुबह 5 बजे घटनास्थल से भाग गए। हालांकि भागने से पहले अल्बर्ट एक स्प्रे पेंट कैन उठाता है और दीवार पर एक फेमस कोट लिखता है, बिना हथियार, बिना हिंसा, बिना नफरत के। ये कोट फ्रांसीसी पब्लिक पुलिस का मजाक उड़ाने लगी और यह कहा जाने लगा कि यह पुलिस के गाल पर चोरों का तमाचा है। हालांकि अल्बर्ट ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपना अपराध कबूल कर लिया था। अब वह अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके कारण उसे हर गुरुवार को अपने वकील के साथ जज के कार्यालय में जाना पड़ता था। अंतिम प्री ट्रायल मीटिंग में अल्बर्ट जज के कार्यालय में जाता है और पूरी चोरी का विवरण देना शुरू करता है। वह जज को 3 कागजात प्रस्तुत करता है, जिसमें सीवर प्रणाली का पूरा नक्शा शामिल होता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने खुदाई कहां शुरू की, वे तिजोरी में कैसे दाखिल हुए और उनके भागने का मार्ग क्या था। प्रस्तुत की गई सभी जानकारी से जज स्पष्ट रूप से परेशान और बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें समझने में कठिनाई हो रही थी। अब वह अपने मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके कारण उसे हर गुरुवार को अपने वकील के साथ जज के कार्यालय में जाना पड़ता था। अंतिम प्री ट्रायल मीटिंग में अल्बर्ट जज के कार्यालय में जाता है और पूरी चोरी का विवरण देना शुरू करता है। वह जज को 3 कागजात प्रस्तुत करता है, जिसमें सीवर प्रणाली का पूरा नक्शा शामिल होता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने खुदाई कहां शुरू की, वे तिजोरी में कैसे दाखिल हुए और उनके भागने का मार्ग क्या था। प्रस्तुत की गई सभी जानकारी से जज स्पष्ट रूप से परेशान और बहुत कंफ्यूज थे। उन्हें समझने में कठिनाई हो रही थी। जज की उलझन का फायदा उठाते हुए अल्बर्ट अपनी कुर्सी से उठता है और जज की कुर्सी के पीछे चला जाता है, ताकि उसे सब कुछ आसानी से समझने में मदद मिल सके। अल्बर्ट मैप पर एक एक डिटेल को समझाना शुरू करता है और जज का ध्यान पूरी तरह से मैप पर केंद्रित होता है। अचानक अल्बर्ट जज की कुर्सी के पीछे वाली खिड़की की ओर मुड़ता है और बाहर छलांग लगा देता है, क्योंकि जज का कार्यालय पहली मंजिल पर था। अल्बर्ट आसानी से नीचे खड़ी एक कार की छत पर कूदता है, जहां उसके साथी ने पहले से ही एक मोटरसाइकिल तैयार कर रखी थी। मोटरसाइकिल पर सवार होकर अल्बर्ट भाग गया और उस दिन के बाद से किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा। वह हमेशा के लिए गायब हो गया। हालांकि अल्बर्ट कभी कभी मीडिया और पत्रिकाओं के माध्यम से पुलिस को तस्वीरें और संदेश भेजता था, लेकिन वह कभी भी कानून के हाथों में नहीं पड़ा। 1989 में लंग कैंसर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों से जुड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।